हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कब देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी टसेसिव ड्रग्स के बारे में कि एंटी टसेसिव ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एंटी टसेसिव ड्रग्स क्या होती है, ये दो वर्ड्स हैं। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट और टसेसिव मतलब होता है टसल रिफ्लेक्स। टसल रिफ्लेक्स क्या होता है, जो कफ के इम्पल्सेस आते हैं, कफ के जो रिफ्लेक्सेस आते हैं उसी को बोलते हैं हम। तो एंटी टसेसिव वो ड्रग्स होती हैं जो कफ को सप्रेस करती हैं, उन्हें बोलते हैं एंटी टसेसिव ड्रग्स। अब हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है, कफ सेंटर होता है हमारा। तो ये ड्रग्स क्या करती है, हमारे उस कफ सेंटर को जाके सप्रेस कर देती है। अब जैसे ही हमारा कफ सेंटर सप्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली जो कफ के इम्पल्सेस थे वो अपने आप सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरीके से काम करती है। इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करेगी, हमारे जो ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगेटा है उस पे जाएगी, वहाँ जाके क्या करेगी, कफ सेंटर पे जाके काम करेगी और जो कफ के रिफ्लेक्सेस आ रहे थे या जो इम्पल्सेस आ रहे थे उसको क्या करेगी, सप्रेस करेगी। अब जब जो कफ के अपने जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम आएंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन है कफ का वो भी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो कफ का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस के बारे में कि हम इसको कब कब देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कब देंगे, जब नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है तब देते हैं। प्रोडक्टिव कफ में भी दे सकते हैं। ड्राई हैकिंग रिलीफ हो, ड्राई कफ वगैरह हो रखा हो या फिर खराश वगैरह हो तो हम दे सकते हैं इसको। तीसरा, जब नाइट टाइम में क्या होता है, जो ड्राई कफ होता है, ठीक है, नाइट टाइम में क्या होता है, जो ड्राई कफ होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम ये एंटी टसेसिव के मेडिकेशंस देते हैं। और ड्राई कफ के अंदर हमारी जो ड्राई कफ होता है उसके अंदर हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, एलिक्स होती है। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब बात करते हैं हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि जो एंटी टसेसिव ड्रग्स है वो हम कब कब नहीं देते। सबसे पहले किसी पेशेंट का पहले से ही उसका रेस्पिरेटरी क्या हो रखा हो, डिप्रेस हो रखा हो, उसको नहीं देंगे। दूसरा, उसको अस्थमा हो, उसको नहीं देंगे। तीसरा, जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो उसको भी हम ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती है। ठीक है, तो एंटी टसेसिव ड्रग होती है वो दो तरीके से काम करती है। ठीक है, एक तो सेंट्रली एक्टिंग और एक होती है पेरिफेरल एक्टिंग। ठीक है, दो तरीके से काम करेगी। सेंट्रल एक्टिंग के अंदर क्या होता है, दो क्लासेस आती है, एक आती है ओपोइड्स और एक आती है नॉन ओपोइड्स। ओपोइड्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती है, हमारे सीएनएस को सप्रेस करेंगी। सप्रेस तो दोनों ही करेंगी, ओपोइड भी करेगी और नॉन ओपोइड भी करेगी। बट डिफरेंस क्या है कि जो ओपोइड है वो सप्रेशन के साथ साथ सडेशन भी करेंगे वहाँ पे। ठीक है, नॉन ओपोइड्स है वो सडेशन नहीं करते। ठीक है, अब आता है ओपोइड्स के अंदर भी हमारी दो क्लास आती है, एक आती है लो पोटेंट और एक आती है हाई पोटेंट। लो पोटेंट वो ड्रग होती है जो हम रेयर चांसेस के अंदर यूज करते हैं, जिनकी पोटेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अंदर तीन ड्रग आती है, कोडीन, फेल्सोकोडीन और इथाइल मॉर्फिन। ठीक है, फिर आता है हाई पोटेंट। हाई पोटेंट जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जिनकी पोटेंसी पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें आती है हमारी मॉर्फिन और मेथाडोन। ये जब किसी को सीवियर ब्रोंकियल कफ हो रखा हो, बहुत ही सीवियर क्रॉनिक हो, तब हम उसको ये ड्रग्स प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारी ओपोइड्स की क्लास। अब आता है हमारा नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स में क्या होता है, ये हमारे सीएनएस को सप्रेस करेंगी और साथ ही साथ क्या करेंगी, ये सेडेशन नहीं करेंगी, बल्कि अपनी ओपोइड्स क्या कर रही थी, सेडेशन कर रही थी। और जो नॉन ओपोइड्स है वो सेडेशन नहीं करेगी। इसके अंदर भी हम तीन ड्रग देते हैं, कौन कौन सी, नोस्कैपिन देते हैं, डेक्स्ट्रोमेथाफेन देते हैं और डाइफेन हाइड्रामाइन देते हैं। ठीक है, नोस्कैफिन क्या होती है, ये जो अपना म्यूकस है उसको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। अब अपना म्यूकस क्या होगा, जब रिलैक्स होगा, वो थिन होगा, तो जो कफ है वो इतना नहीं बन पाएगा, इजीली एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है डेक्स्ट्रोमेथाफोन, ये ओटीसी ड्रग होती है। फिर आती है डाइफेन हाइड्रामाइन। डाइफेन हाइड्रामाइन क्या होती है, ये एंटी हिस्टामिनिक की भी ड्रग है। ये क्या करेगी, जो H1 रिसेप्टर है हमारी ब्रोंकाई पे, उस पे जाके काम करेगी और उसको ब्लॉक कर देगी। तो ये सारा तो हमारा किसका हो गया, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है उनका हो गया। फिर आता है हमारी पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग, जो पेरिफेरली काम करती है। इसके अंदर भी हमारी तीन ड्रग हैं।
पेरिफेरल एनेस्थेटिक देंगे, जो भी लोकल एनेस्थेटिक होते हैं लाइक लिग्नोकेन है, बुपीवाकेन है, ये भी जो नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स जा रही है उन पेरिफेरल नर्व्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अब जब अपनी नर्व ब्लॉक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास सेंसेशंस नहीं जाएंगी, ठीक है। फिर आती है हमारी मोबुसिटीन। मोबुसिटीन क्या करती है, जो पोटेशियम चैनल होता है उस पोटेशियम के चैनल को क्या कर देती है, ओपन कर देती है, और जो एक्शन पोटेंशियल्स आ रहे थे उनको क्या कर देगी, कम कर देगी। अब जितने कम एक्शन पोटेंशियल आएंगे उतने ही कम सेंसेशन आएंगे, उतने ही कम इम्पल्सेस आएंगे, ठीक है। फिर आती है क्रोमेलिन। क्रोमेलिन क्या करेगी, जो पेरिफेरल नर्व्स है उनका क्या कराती है, डीपॉलीमराइजेशन कराती है, ठीक है। ये तो हमारी होगी इसके क्लासिफिकेशन की बात, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रली एक्टिंग के बारे में। सेंट्रली एक्टिंग में ओपोइड्स में हम कोडीन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कोडीन क्या है, मोर सेलेक्टिव है कफ रिफ्लेक्स के लिए, हम कॉमनली इसको यूज करते हैं कोडीन को, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, क्या करती है, ये जो यू रिसेप्टर्स होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा में, वहां पे जाएगी, वहां पे जाके क्या करेगी, काम करेगी, वहां पे जो एक्साइटेटेड न्यूरोपेप्टाइड्स बन रहे थे उनके रिलीज को रोक देती है। अब जैसे ही उनका रिलीज कम होगा तो अपना जो कफ है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, या जो कफ की फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि हम ये ड्रग कब देते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है तब देते हैं, या फिर किसी को रिब्स का कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, क्योंकि जब हम कफिंग करते हैं तो हमारी रिब्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अगर किसी को पहले से रिब्स का कॉम्प्लिकेशन है तो हम चाहेंगे कि उसके कफ कम से कम आए और उसकी रिब्स पे कोई प्रेशर वगैरह भी ना पड़े, तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं, ये ड्रग देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहले किसी को इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो उसको नहीं देंगे। दूसरा, अगर पेशेंट क्या हो, अस्थमैटिक हो तो भी ये ड्रग हम प्रीफर नहीं करते। और तीसरा, उसको अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रखा हो तो भी हम ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग आ सकती है, डिजीनेस हो सकती है, अटैक्सिया हो सकता है, ठीक है। ये आते हैं अपने साइड इफेक्ट्स जो कॉमन होते हैं। इसका डोज जाता है 10 to 20 mg जाता है, एवरी 4 to 6 आवर के अंदर जाता है। मैक्सिमम हम 120 mg पर डे दे सकते हैं इसका, ठीक है। ये बात हो गई हमारी ओपोइड में कोडीन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉन ओपोइड के एक ड्रग के बारे में जो OTC ड्रग है। इसके अंदर हम बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथाफेन के बारे में। ये क्या है, OTC ड्रग है। OTC ड्रग इज द ओवर द काउंटर डोज ड्रग होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो NMD एक रिसेप्टार होता है, ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, उस रिसेप्टार पे जाएगी, उस पे जाके उसको क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी। अब जैसे ही वो रिसेप्टार ब्लॉक होगा, उससे जो भी इम्पल्सेस आ रहे थे या जो भी अपने रिफ्लेक्सेस आ रहे थे वो जाहिर सी बात है बंद हो जाएंगे। और ये क्या करेगी, कफ सेंटर की जो थ्रेशोल्ड पावर है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, और अपना जो कफ है उसको सप्रेस कर देती है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको हम कब देते हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रहा है उसको हमें टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो हम ये ड्रग प्रीफर करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें किसी को अगर MAO मोनोअमाइन इनिबिटार्स होते हैं, ये उनकी ड्रग चल रही हो तो उसको हम ये ड्रग नहीं देते, ठीक है। क्योंकि इनको दे देंगे तो क्या करेगी, अपने CNS को बहुत ज़्यादा सप्रेसेंट कर देगी, इसलिए उसके अंदर हम ये ड्रग क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स वही नॉर्मल नोजिया, वॉमिटिंग, अटैक्सिया, हाई फीवर हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ये सारे आते हैं। फिर बात करते हैं हम नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो जो सीरप है उसको क्या देंगे, अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देंगे ताकि वो अपना इफेक्ट है उसका ज़्यादा है, उसका इफेक्ट क्या हो सके, इन्हांस हो सके, ठीक है। दूसरा, ये जो बच्चे हैं उनको बिना मेडिकल सुपरविजन के हम ये ड्रग प्रीफर नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो ये ड्रग हम दे सकते हैं बच्चों को, अदरवाइज ये हम नहीं देंगे। तीसरा, जो पेशेंट जिसको अगर COPD हो रखा हो, लंबे समय से हाई फीवर हो या कंटिन्यूस वॉमिटिंग वगैरह, उसमें हम अगर वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, अगर हमें लग रहा है देनी ही पड़ेगी तो थोड़ा कॉशनली हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है।
ये सारा था हमारे एंटी टसेसिव के बारे में कि वो ड्रग होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उसके अंदर, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे, वो सब कुछ है। अब बात करते हैं हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स के बारे में। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होते हैं? अब ये नाम से ही पता लग रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर यानी जो हमारी ब्रोंकाई उसको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। हमारी ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है कि ये एक बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है हमारी ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स के ऊपर, ठीक है। अब उन स्मूथ मसल्स के ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो क्या करेगा, जो हमारी ब्रोंकाई है वो डायलेट हो रही थी, ये क्या है, ब्रोंको डायलेटर का काम कर, ये क्या करेगा, उसको ब्रोंकाई को डायलेशन तो कम कर देगा और उसके कॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज कर देगा। जब डायलेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। इसका मैकेनिज्म भी यही है कि ये क्या करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करेगा, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट है। उसको जाके स्टूमुलेट किया इसने, स्टूमुलेट करके ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन को तो रिड्यूस कर देगा और कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देगा। अब जैसे हमारी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो जो हमारा एयरवे है वो भी थोड़ा नैरो हो जाएगा। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है। इसके अंदर कॉमन ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं, प्रोपेनोलॉल है, इसके अंदर मैथाकोलिन है, टीमोलोल है, सोटालोल है, नीडोलोल है। ये क्या है, कुछ कॉमन ड्रग है, पिनोडोलोल है। ये कुछ कॉमन ड्रग्स है जो हम यूज़ करते हैं। इसको हम कब कब देते हैं, अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट हो तो उसको देंगे, एंजाइना का हो, किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ हो, ठीक है, अभी नहीं है उसको स्ट्रेस डिसऑर्डर बट वो पहले हुआ था, उसको प्रीवियस उसकी हिस्ट्री में है, तो भी हम ये ड्रग प्रीफर करते हैं। चौथा, अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी हम ये ड्रग प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि कब ये ड्रग क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। अगर पेशेंट को उसके क्या हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो या फिर उसको ब्रेडिकार्डिया दे रखा हो। ब्रेडिकार्डिया मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो, उसके अंदर ये ड्रग हम प्रीफर नहीं करेंगे। सीओपीडी का पेशेंट हो, अस्थमा का पेशेंट हो, सिक साइनस सिंड्रोम हो रखा हो उसको, शॉक का पेशेंट हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या कोकेन की उसको टॉक्सिसिटी हो रखी हो, उसके अंदर ये ड्रग हम प्रीफर नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके डोज के बारे में। इसका डोज क्या होता है, इसका डोज होता है वो 10 to 20 mg होता है और ये ओरली ही जाती है, ठीक है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स, एरिथमिया कर सकती है, एरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट कर सकती है, ये सेक्सुअल एम्पेयरमेंट कर देती है, ये जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। तो ये कुछ उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये सारा हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर के बारे में था कि वो किस तरीके से काम करती है, कब इसको देते हैं, कब इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये क्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। थैंक यू।